हेलो बच्चों। तो आज हम विविध उदाहरण करेंगे और उसके बाद विविध प्रश्नावली। ठीक है। करीबन 10 हैं विविध उदाहरण। तो अब इसको पाँच पाँच के टुकड़ों में करेंगे, 5 आज की वीडियो में, 5 कल की वीडियो में। ठीक है। तो तब ये विविध उदाहरण होंगे। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। कभी भी हम लोग जब तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, या कोई भी आपका टारगेट होता है, गोल होता है। जैसे आपने यहाँ से, आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है। तो आप 8 किलोमीटर तक तो कैसे भी दौड़ लेते हो, लेकिन जो लास्ट के 2 किलोमीटर होते हैं ये काफ़ी टफ हो जाते हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत कर ली होती है। अब इसको फिनिशिंग तक यानी लास्ट तक पहुंचाने में थोड़ा कठिन होता है। ठीक है। यानी जो ये इस 2 किलोमीटर को अच्छे से कवर कर जाता है वही विनर होता है, बाकी लोग हार जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी जोश होता है, जब पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही बाद के चैप्टर्स आने लगते हैं, छठा चैप्टर, सातवां चैप्टर, तो ये टारगेट होता है, 13 चैप्टर है हमारा टारगेट। तो यहाँ पहुँचने से पहले ही आधे ही रास्ते में हम भटक जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। यानी यहाँ पर जो बच्चा इस मेहनत को इसको मेहनत कर लेगा यहाँ 6 7 से 13 तक का, तो वो वहाँ पर अच्छे मार्क्स से ले आएगा। और जो यहीं रुक जाएगा, सोचेगा कि 6 चैप्टर से हम लोग पास हो जाएंगे, वो पास भी नहीं हो पाएगा। उसी तरह ये 6th चैप्टर चल रहा है हमारा। इस चैप्टर में देखें तो काफ़ी बड़ा चैप्टर था, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर था। हमने 6.1 की, 2 की, 3 की, और फिर उसके बाद जैसे ही 5 तक पहुँचे तो हमने वो भी कर ली। ठीक है। और जब लास्ट लास्ट को पहुँचे 6.5, और अब विविध में पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते अब लगने लग गया होगा कई सारे लोगों को कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है चैप्टर, यानी बहुत बड़ा चैप्टर हो गया है, ये कंप्लीट हो क्यों नहीं रहा है। कई लोग हार ना मान जाएं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हार मत मानना इस टाइम पर। और जो ये विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण चल रहे हैं, और थोड़ा सा और टफ होने लग जाएंगे, चीज़ें और बढ़ने लग जाएंगी। लेकिन जो ये इसको कंप्लीट कर लेगा तो उसे कभी भी 6th चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आएगी। जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम पर आपको आसान लगेंगे, जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तो और आसान लगेंगे, और जब तीसरी बार फाइनली रिवीजन करोगे तो तीसरी बार के बाद आपको ये चैप्टर सबसे आसान लगने लग जाएगा, इतना कठिन नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ये बोरिंग लगे, इसलिए मैं 5 5 क्वेश्चन लेकर ही करा रहा हूँ, ताकि टफ ना लगे ये। ठीक है। तो इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अभी 5 उदाहरण करेंगे और 5 कल को अगले वीडियो में करेंगे। बाकी रिवीजन करना शुरू कर दो 6th चैप्टर का। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपको बस एक बार पढ़ लिया तो आ गया। ठीक है। तो 42वां उदाहरण करा है। एक कार है जो समय t=0 पर पी बिंदु से चलती है, यानी पी बिंदु है और यहाँ पर समय t=0 है, यहाँ से चल रही है और क्यू बिंदु पर रुक जाती है। ठीक है। कार द्वारा 4 सेकंड में तय दूरी x है, यानी यहाँ से अगर यहाँ पर पहुंची है किसी r बिंदु पर, तो ये दूरी x है और इसमें समय लगा है 4 सेकंड। ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि x को इस तरह से दिया गया है। आपसे रहा कार को q तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी अभी r तक पहुंची ना, यानी q तक पहुंचने में इससे आगे, यहाँ से यहाँ तक p से q तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, और p से q के बीच की दूरी भी निकालनी है। यानी आपको एक तो t निकालना है समय, और एक निकालना है डिस्टेंस दोनों के बीच की, यानी x जिसे कह रखा था ना दूरी को, x यानी x निकालना है। तो दो चीज़ें निकालनी है। इंग्लिश मीडियम वाले भी जरा देख लीजिए एक बार। ये रहा। A vehicle, a car starts from a point P at time t=0, यहाँ पर t 0 है और q तक पहुँचना है, उसे वहाँ रुकना है। तो डिस्टेंस जो है वो x है, वो 4 सेकंड में उसने कवर की है। ठीक है। कवर्ड इन टी सेकंड में उसने कवर की है। ये रहा t सेकंड लिखा है, 4 नहीं है। ठीक है। तो आपको x ये दिया है, आप बताओ टाइम और डिस्टेंस। तो ये कर देते हैं एक बार। तो जो चीज़ें हमें दी थी हमने लिख ली। देख लो जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है ना, वहाँ लिखा भी है। क्यों दिखा रखा है, हटा भी सकता था, कोई ज़्यादा इतना टफ काम नहीं है ये। ठीक है। आप कहोगे तो अभी बाद में आपको हटाकर दिखा भी दूंगा, कोई इतना आसान टफ वाला काम नहीं है। देख लो एक बार ज़रा कैसे हटाते हैं चीज़ों को, कि अगर किसी को लग रहा होगा ना तो काफ़ी आसान है। अब देखना ज़रा, ये फ़ोटो अगर मेरे पास होगी तो इस फ़ोटो में मैं एडिट में अगर जाऊँ, एडिट में जाने के बाद डूडल में जाके अगर मैं यहाँ वाइट कलर कर दूँ, तो अब जाकर देख लो, मैं ये जो हटाना चाहूँ वो हट सकता है। हट गया, जितना चाहो ये लो। बताओ, कोई टफ काम नहीं है ये, समझ गए। तो इसलिए ये गलतियां मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं पर आपसे भी ऐसी मिस्टेक होते रहेंगी जब पेपर में सॉल्व करोगे। तो वो मिस्टेक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस देखना कि क्यों नहीं गलती करनी है ऐसी हमें। तो आप ज़रा देखो, फिर चलो आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है देखो हमने जो चीज़ें थी हमें पता है, हमने ये लिख दी हैं। एक्स हमें दिया है और इसको ही हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्स दिया है तो हमने क्या किया कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डी एक्स बाई डी टी निकाला, एक बार डिफ्रेंसिएशन किया। फिर आपको पता है डी एक्स बाई डी टी को जीरो रखना पड़ता है, जीरो रखा तो जीरो रखने पर क्या हुआ, ये चीज़ जीरो में गई तो इससे टी और कॉमन ले लिया तो टी और फोर माइनस टी बचाइए। टी को जीरो रखोगे, टी जीरो हो नहीं सकता, समय जीरो होगा क्या पीछे की में पहुँचने में, तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो दूसरे को जीरो रखा तो टी इक्वल टू 4 सेकंड आया, तो 4 आपका आंसर आ गया। फिर इस टी को आप इस फर्स्ट में रख लोगे तो एक्स आ जाएगा। ये रहा फर्स्ट, इसमें टी की जगह 4 रख दिया तो हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद एक्स इतना आ गया। ये डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई, और ये टाइम हो गया यानी समय हो गया। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ ऐसा टफ था नहीं, ठीक है, खाली लगता है वो। अगला क्वेश्चन ये रहा 43वां। इसमें क्या कह रहा है, फिर से हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन पढ़े तो हमें आएगा नहीं। ये रहा, इंपॉर्टेंट है, 2009 में आया हुआ है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो इसी बुक से पढ़ता था। ध्यान रखना, ये हिंदी मीडियम वाली बुक जो है ये मेरी बुक है, किसी और की बुक नहीं है, ना कहीं से मांगी हुई बुक है, ये सिर्फ मेरी बुक है, मैंने अभी तक रखी है। और आप लोग भी जिस बुक से पढ़ रहे हो वो किताबें संभाल कर रखा करो, आपको भी काम आएंगी 10 साल बाद या 15 साल बाद, ठीक है। मुझे ये अभी 10 साल बाद काम आ रही है, 2010 में मैंने पढ़ा था और देखो 2020 में मेरे काम आ रही है, बदला कुछ नहीं है, ये तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि पानी की एक टंकी है, वो उसका आकार ऊर्ध्वाधर पक्ष अक्ष वाले एक उल्टे शंकु के जैसा है, ये उल्टा शंकु, ठीक है, इस तरह से है, जिसका शीर्ष नीचे है, यानी ये देखो शीर्ष यानी सर वाला हिस्सा, तिकोना हिस्सा नीचे की ओर है। इसका अर्ध शीर्ष कोण टेन इनवर्स 0.5 है। तो देखो इसे कहते हैं ना अर्ध शीर्ष कोण, आधे वाले को कल बताया था क्वेश्चन में। तो ये इसको थीटा मानते थे हम, आधे को तो थीटा मानेंगे। थीटा दिया है आपको टेन इनवर्स 0.5, 5 मीटर क्यूब पर मिनट की दर से इसमें पानी भरा जा रहा है, पानी भर रहे हैं, यानी इसमें आयतन बढ़ रहा है इसका। तो यानी आपको देख रहे हो 5 मीटर क्यूब पर मिनट है, तो ये क्या दिया गया है, ये आयतन दिया गया है, आयतन में परिवर्तन, मीटर क्यूब मतलब आयतन, और नीचे देखो अपॉन में मिनट है, यानी dv अपॉन dt दिया गया है, t यानी आयतन में परिवर्तन हो रहा है 5 मीटर क्यूब पर मिनट, पर मतलब 1 मिनट में 5 मीटर क्यूब भर रहा है, तो ये dv/dt आपको दिया गया है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि पानी के स्तर के बढ़ने की दर निकालो, जो ये यहाँ से ये पानी का लेवल है ये बढ़ेगा जब, यानी ये ऊंचाई है h, तो इसमें कितना चेंज आएगा, तो dh/dt निकालना है आपको, यानी ऊंचाई h है और इसमें परिवर्तन dh/dt होगा जब ऊंचाई 10 हो। ये 10 गलत छपा है, हाँ, इस वजह से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी आगे। ये 4 है, यहाँ पर 4 मीटर, आप लोगों की कॉपी में बुक किताब में 4 मीटर होगा और इंग्लिश मीडियम में भी 4 होगा। तो मैंने जब दोनों बुक को मिलाया तो देखा कि 4 था ये, तो यानी जब h इक्वल टू 4 हो तब बताओ कह रहा है dh/dt कितना होगा। मेरे ख्याल से सब सॉल्व हो जाएगा, अभी देखना आगे। ये रहा, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। टंकी है, टैंक पानी का उल्टा है, ये एंगल जो है यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल टेन इनवर्स 0.5 है, और पानी इसमें भर रहे हैं 5 क्यूबिक मीटर पर आवर की स्पीड से, पर आवर लिख दिया है अब यहाँ देखो, तो ये पर मिनट है, हाँ, एक बार देख लेना। यही मिस्टेक देखो, यही चीज़ें हैं जब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दो अलग अलग हो जाते हैं तो प्रॉब्लम यहीं पर आती है। अगर आपके में आवर दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी आपको क्या लिखना होगा, आवर में ही लिखना होगा, और अगर किसी के में मिनट लिखा हुआ है तो उसको मिनट में लिखना होगा। अब वो आपकी मर्जी, चलो आवर दिया तो आवर में लिखना आप लोग। आपको रेट निकालना है, पानी जब बढ़ेगा किस रेट से, तो हाइट है, बढ़ेगा तो ऊंचाई बढ़ेगी ना एच, तो ऊंचाई में पर रेट निकालना है, चेंज यानी dh/dt, जब हाइट जो है वो 4 मीटर हो, 4 लिखा, h इक्वल टू 4। तो चलिए करते हैं फिर ज़रा। देखो प्रॉब्लम इसी वजह से ज़्यादा आ रही है 12th क्लास में कि एक दिन में 5 ही क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम में मुझे करना पड़ता है नोट्स पढ़ाते वक्त भी, तो टाइम डबल लग जाता है अपने आप ही। अगर एक ही मीडियम होता तो मैं एक ही दिन में आपकी 10-15 क्वेश्चन एक ही उसमें वीडियो में करा देता, ठीक है। प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है बस, चाहे कैसा भी हो। तो देखो थीटा इक्वल टू ये दिया है, हमने बना दिया ये वाला चित्र, ठीक है। dv/dt दिया है, dh/dt निकालना है जब h इक्वल टू 4 हो। तो थीटा वाले से काम शुरू किया, ये रहा, इधर ले आएंगे तो टेन थीटा होगा। अब इस डायग्राम में टेन थीटा बनाओगे तो LA L अपॉन के यानी लंबवट्ट आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर r और बेस है h, तो r अपॉन h हो जाएगा, टेन थीटा की जगह r अपॉन h लिख लेंगे। यहाँ से r निकाल लोगे, r इक्वल टू 0.5 h आ गया, जो कि आगे जरूरत पड़ेगी। अब वॉल्यूम में चेंज निकालना है तो वॉल्यूम से स्टार्ट करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका वॉल्यूम यानी आयतन, तो इसका आर की जगह हमने यही रख दिया ऊपर 0.5 वाला, ठीक है।
फिर उसके आपको पता है 0.5 का हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 ही तो होता है ना 0.5। तो इसकी जगह 1/2 लिखा देंगे h/2, और h/2 का स्क्वायर h²/4 हो जाएगा। फिर ये आगे मल्टीप्लाई करके ये आया 1/12 पाई एच क्यूब। अब ऊपर पे dv/dt दिया है तो आपको t के सापेक्ष अवकलन कर लो इसका। ये तो ऐसा रहेगा h³ का 3h², फिर h का करोगे dh/dt। फिर आपको पता है dv/dt का मान 5 दिया है, h की जगह 4 दिया है। देखो मैंने यहाँ 4 की जगह कितना लिख दिया था, यहाँ पर 10 लिख दिया था, क्योंकि इस हिंदी मीडियम में गलत दिया था क्वेश्चन। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन गलत दिया है, उसका आंसर देखोगे सॉल्व करते तो नीचे 10 ही रखा है, हाँ इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो फिर हमने यहाँ पर ये 4 रख दिया, इनको इधर उधर भेजा और कटवर्ट किया तो 5/4 पाई आया। पाई की जगह 22/7 रखा, 7 ऊपर गया और 35/88 आया। आंसर मीटर पर मिनट, हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम मीटर पर आवर, क्योंकि आपके वहाँ आवर दिया है। क्वेश्चन पढ़कर आपको करना है, हाँ इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर वीडियो नहीं देख रहे हैं जो लोग और नोट्स बना रहे हैं तो वो कुछ काम का नहीं है, ठीक है। नोट्स में भेज रहा हूँ तो नोट्स उतारते जा रहे हैं जो, तो उनके किसी काम का नहीं वो नोट्स, वो ना बनाए नोट्स तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं 6 चैप्टर करा दिए हैं तो 6 में से अगर वो एक चैप्टर भी अगर वीडियो देख कर करते हैं तो उनके काम आएगा। अगर 6 के नोट्स बनाते हैं तो एक चैप्टर के बराबर नंबर भी नहीं आएंगे, समझ गए हो ना। 44वां देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 44वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये रहा। 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी है, 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है। उसकी छाया की लंबाई में वृद्धि बताओ। ये है खंभा, ये है आदमी। आदमी यहाँ से यहाँ की ओर चल रहा है किस रफ्तार से, 5 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इससे यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी को कुछ मान लूँ, m मान लूँ, तो ये क्या दिया है हमें, ये 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ परिवर्तन दिया है m में, dm/dt दिया है 5, ठीक है। दूसरा ये हो गया, आदमी यहाँ से यहाँ की ओर चल रहा है तो छाया इधर की ओर बन रही होगी, यहाँ ये वाली छाया होगी। कौन सी होगी, ये छाया होगी यहाँ तक। इसको हमने मान लिया इसकी छाया है, इसको L मान लिया। तो आपको इसमें परिवर्तन निकालना है, dl/dt निकालना है। बस ये 2 मीटर है, ये 6 मीटर है, और कुछ भी अलग नहीं है। ये रहा इंग्लिश मीडियम। एक आदमी है अमैन, जिसकी हाइट 2 मीटर है, ठीक है। चल रहा है एक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ को, और खंबा है 6 मीटर, यानी लैम्प पोस्ट है। तो उसकी जो लैम्प पोस्ट है यानी यहाँ से उजाला हो रहा होगा तो छाया इधर की ओर बनेगी ये वाली। तो इसको इस हम ले लेंगे जो भी है, ठीक है। बाकी इसमें ही साइडों में ही आपको चेंज निकालना है। देखते हैं कैसे किया गया है क्वेश्चन। ये देख लो, ये खंबा है, लैम्प पोस्ट है इंग्लिश मीडियम, 6 मीटर हाइट। ये आदमी है मैन, यानी 2 मीटर हाइट, यहाँ की ओर चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और हमने क्या किया, अब इसमें हमें निकालना है, चेंज निकालना है। ये इसकी डीसी जो है इसकी क्या बन रही होगी, छाया यानी शैडो बन रही होगी। तो और ये हमें निकालना पड़ेगा इस डीसी में परिवर्तन, ठीक है। और ये इसमें यहाँ को चेंज 5 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो हमने क्या किया, डीसी इस डीसी को एल मान लिया, और ये देखो, और सी बी को एम मान लिया, इसको एम मान लिया। तो इतने हिस्से को अब आपको dm/dt तो दिया गया है 5, आपको dl/dt निकालना है, यही तो हुआ, समझ में आया। हमने क्या किया, दोनों हमको पता है समरूपता लगाई, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। एक ये है, एक छोटा त्रिभुज है। इसमें ये ए बी बट्टे ई सी, ये होगा ना ए बी बट्टे ई सी बराबर, फिर बड़े वाले में जाएंगे, पहले ए बी का लिया था तो बी डी होगा इसमें, और छोटे वाले में ये डी सी होगा, बी डी बट्टे डी सी। तो यही चीज़ हमने लगाई, ठीक है। फिर मान रखा 6/2। अब बी डी की जगह जब रखोगे तो बी डी कितना होगा, ये बी डी, ये वाला एल माना है, ये वाला एम, तो एल प्लस एम होगा, ठीक है। ये एल प्लस एम हो गया। फिर हमने ये इसको एल को दोनों के साथ ले गया, इसके भी इसके साथ, तो इधर तो 1 हो गया, इधर m/l हो गया। फिर 1 इधर गया, 2 हो गया। फिर एम एल को इधर ले आए, आपको dl/dt निकालना है ना, एल को इधर ले गए, 2 को नीचे लाए, ये यहाँ ये यहाँ। फिर हमने अवकलन किया तो dl/dt जो है वो 1/2 ऐसा रहेगा, m का dm/dt हो जाएगा। इसकी जगह रख दिया 5, तो ये आ गया 2.5 या 5/2। यही आपको निकालना था आंसर, ठीक है। आसान सा है। अगला क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं देख लो। एक वक्र दिया गया है आपको, अभिलंब का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। पॉइंट आपको 1,2 दिया गया है। मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक होगा, क्योंकि आपको पता है अभिलंब का समीकरण होता है y - y0 = -1/m x - x0।
ये x0 y0 आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं, आपको m निकालना है जो dy/dx से यहाँ से निकाल सकते हो। तो हमने यही किया कि x स्क्वायर का 2x हुआ, 4 का 4, y का dy/dx, यहाँ से dy/dx निकाला तो 2x/4 यानी x/2 आया। फिर हमने यहाँ ये पॉइंट रख दिया 1 2, यानी पहला x दूसरा y, x की जगह 1 रख दिया, तो 1 रखा जैसे यहाँ x की जगह, तो क्या आएगा आपका, एक मिनट, हाँ तो देखो वो क्वेश्चन में कुछ गलती करी थी मैंने, यहाँ पर भी ये वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। गलती तो क्या कहें उसे, अभी बताते हैं, ये है तो सही, ये इसको काट देंगे, ये क्वेश्चन लास्ट में करके मैंने अभी दोबारा से करा है। तो अब जरा इसे देखो, अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास कर्व है, वो x² = 4y, वक्र है, ये रहा वो वक्र, मैंने बनाया है चित्र, ठीक है। 1 2 से गुजरता है कह रहा है, 1,2 एक पॉइंट है, उससे पास होता है, पास होता है बोला है, हाँ उस पर है नहीं, यानी ये कहीं P पॉइंट ये बना दिया हमने 1,2। अभिलंब का समीकरण निकालो कह रहा है। अब देखो आपको पता है कि अगर ये बिंदु है Q, इस पर ये एक टेंजेंट जारी है, यानी ये क्या जारी है, ये स्पर्श रेखा, तो इस पर ये जो पर यहाँ को बना है, ये जो होता है इसे अभिलंब कहते हैं, यानी इसे नॉर्मल कहते हैं। अब इसकी समीकरण जो बनती है ना, उसमें y - y0 = -1/m x - x0 होता है ना, तो x0 y0 जो होते हैं ये Q वाला पॉइंट होता है, ये हमें दिया नहीं है, हमें ये P पॉइंट दिया है जो किस पर है, x² = 4y पर है। तो हम क्या करेंगे, इस पर एक Q पॉइंट यहाँ पर h, के ले लेंगे। पहले तो हमने x² = 4y जो है इसका अवकलन किया यहाँ पर, और इससे dy/dx निकाल लिया x/2। अब जो इस पूरी इक्वेशन का होगा dy/dx, वो इस Q पॉइंट का भी होगा। तो Q पॉइंट पर हम ये h, k है, यानी x और y की वैल्यू, x की h है, y की k है, इसको इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम x की जगह h रखेंगे तो h/2 आ जाएगा, ये आ गया क्या आपका m, यानी ये आ गई आपकी जो वहाँ पर हम रखेंगे -1/m, यह m है, ठीक है। अब हमें निकालनी है इक्वेशन इसकी, ये जो है नॉर्मल, ये है किससे जा रहा है, ये h, k से जा रहा है, तो इसके लिए निकालते हैं। और आपको जो ये 1,2 दिया है ना, ये पॉइंट पूरी इक्वेशन में आएगा, ये x और y है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन हम नॉर्मल निकाला, ये लिखा फॉर्मूला, इसमें y0 और x0 की जगह ये रख दिए हमने h और k, और x और y की जगह हम क्या रखेंगे 1,2 जो हमें दिया गया था, क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, ये रखा, और फिर इसको सॉल्व किया तो h k = 2 आया, यहाँ से h निकाल लिया 2/k, ठीक है, h 2/k आ गया है। अब आपको जो क्वेश्चन दिया था x² = 4y, ये पूरे कर्व का है यहाँ तक। अब इसमें एक पॉइंट h, k है, तो ये इस h, k जब हम इसमें रखेंगे तो इसमें को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हमने इसमें h, k रख दिया, तो h² = 4 क्या आया। फिर हमने इस h की जगह पे क्या रखा, जो यहाँ पर निकाला है 2/k, इसको यहाँ रख दिया, और इसको हल किया तो k का मान 1 आ गया, वापस k का मान यहाँ रखा इसमें, तो h का मान 2 आ गया, h और k आ गई। अब देखो आपके पास h और k यानी 2,1 की आपको मिल गया है बिंदु, और यहाँ पर जो इसके लिए m है, m क्या है आपको पता है, m है, हमने निकाला था h/2, ये है, अब निकाल सकते हैं हम। तो अब क्या निकलेगा, h, k निकल गया, यानी 2,1 वो पॉइंट मिल गया है जिससे अभिलंब, यानी जिससे आपका नॉर्मल जाएगा। अब निकला है ये पॉइंट नहीं था हमारे पास वो खाली एक ऐसा पॉइंट था जो उस कर्व में से जा रहा है, उस वक्र में से जा रहा है, उस बिंदु पर नहीं है, वो हमें दिया नहीं था। तो हमने ये लिखा, और यहाँ x0 y0 की जगह 2,1 रख दिया, ठीक है, और यहाँ m की जगह पीछे से h/2 रखा, फिर h की जगह आपको पता है 2 रखना है, यहाँ दिया है, ये रखा 2, और फिर इसको हल किया तो इससे हमारा अब आया आंसर x + y - 3 = 0। यानी ये नॉर्मल क्वेश्चनों में से नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। तो इसको दोबारा से वीडियो को पीछे करके दोबारा देखो मैंने क्या समझाया, और फिर आपको इसी तरह से सेम काम करना है, यानी हमने पहले h और k निकालने थे, ठीक है। वो बिंदु, और मैंने डायग्राम इसलिए बनाया ये वाला ताकि समझ में आए, अगर डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा आपको कि ये 1 2 कहाँ है, ये कहाँ है। और जब आपको इसके लिए निकालनी है इक्वेशन, तो ये Q बिंदु चाहिए, ठीक है, और इसके लिए आपको M चाहिए, M तो इसी से निकल जाएगा, लेकिन Q पॉइंट पे फिर Q पॉइंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ, समझ गए ना। तो ऐसे आपको करना है ये काम, तो इसको मैं दे पहले दूंगा। अब इसके बाद करते हैं हम 45 क्या 46वां, पीछे आते हैं, ये रहा 46वां क्वेश्चन, पूरा लिखा गया। अब तो आसान है ये वाला, तो y = एक इक्वेशन ये दी गई है, आसान भी नहीं है अभी कहेंगे, अभी देखो आगे क्या मज़ा आने वाला है। x जो है वो -2π से +2π तक है, यानी ये 0 है, ये पाई है, और फिर 2π आएगा ना। जब आप ऐसे जा रहे हो तो ऐसे 2π आ रहा है, सीधे में ऐसे घूम रहे हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उल्टा घूमो, तो उल्टा घूमोगे तो क्या होगा,
यहाँ आपको -π/2 मिलेगा, यहाँ -π मिलेगा, यहाँ -3π/2 मिलेगा और यहाँ -2π मिल जाएगा। यानी x जो है वो सीधे में भी है और पीछे को भी है, दो जगह में है यहाँ, तभी ये दिया गया है। समझ रहे हो ना? अब देखते हैं जरा काम आएगा ये आगे। आपको स्पर्शरेखा की समीकरण निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है जो पैरेलल हो x + 2y = 0 के, यानी इसके समांतर हो। पैरेलल के लिए हमें पता है कि जो इसके लिए m होगा और इसके लिए m होगा वो दोनों बराबर होंगे, m1 और m2 बराबर होते हैं समांतर में, और परपेंडिकुलर यानी लंबवत में m1 × m2 बराबर -1 होता है, वो आपको पता होगा। यानी जो m मैं इसके लिए निकालूंगा ना वो इसके काम आ जाएगा इसकी इक्वेशन निकालते वक्त। y - y0 = m, x - x0 होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यानी स्पर्शरेखा की समीकरण। तो यहाँ पर जो m रखेंगे ना वो इससे निकल जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हमने यही काम करेंगे, फिर देखते हैं। चलो ये तो बाद में आ जाएगा काम। पहले हमने क्या किया, इसके लिए m1 और m2 बराबर होंगे समांतर, पैरेलल का मतलब, इसके लिए निकाला, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो कॉस का माइनस साइन हो गया। फिर अंदर x और y का भी करेंगे, x का 1, y का /dx। फिर हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया 1 से इसको किया और /dx से भी इसको किया ये। फिर हमने क्या किया, /dx वाला एक ये है, इसको इधर ले आए, ठीक है, इसके साथ में ले आए। तो क्या हुआ कि ये दोनों साथ हो गए, ये अकेला, इन दोनों में /dx कॉमन लिया, 1 बचा यहाँ और यहाँ sin x + y बचा। फिर /dx कितना आ जाएगा, ये चीज़ चल जाएगी इसके अपॉन में, ये आया। फिर दूसरे के लिए भी निकाला, फिर x + 2y = 0 के लिए निकाला। इसके लिए तो आसान है, 2y = -x, y = -x/2। अब अवकलन किया तो /dx = x का 1 होगा तो -1/2 हो जाएगा। इसके लिए m1 लिख दिया, इसके लिए m2। समांतर के लिए, पैरेलल के लिए आपको पता है m1 m2 इक्वल होते हैं, दोनों को बराबर किया, माइनस माइनस कट गया, फिर 2 यहाँ गया और ये चीज़ यहाँ गई ऐसे। फिर आपको पता है 2 sin x + y में से ये sin x + y माइनस में आएगा तो एक बार घटेगा तो एक ही बार बचेगा, = 1 बचा। x + y = क्या आएगा, अब देखो साइन इधर जाएगा तो साइन में 1 का मान, 1 कहाँ कहाँ होता है, और आपको पता है x जो है वो -2π से +2π तक। अगर मैं ऐसे देखूँ, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, ये वापस 2π है। साइन का मान यहाँ π/2 पर 1 होता है और 3π/2 पर -1 होता है। तो अगर हम सीधे में घूम रहे हैं तो हमें सिर्फ यहीं पर मिल रहा है 1 π/2 पर, यानी x का एक मान तो हो गया x + y का, ये साइन इधर गया तो π/2 हुआ। अब -3π/2 कैसे आया ये समझना, 0 है, अगर मैं उल्टा घूमूँ ऐसे तो यहाँ पर -π/2 आएगा, यहाँ -π आएगा, यहाँ -3π/2 आएगा और फिर यहाँ -2π आएगा। आपको पता है इस जगह पर 1 होता है साइन का मान, जब उल्टा घूमोगे तो कहाँ पर आ रहा है, -3π/2 में आ रहा है, यानी ये दूसरा आपका -3π/2 यहाँ से आया। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, कईयों को समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को आना चाहिए कि आप जब भी साइन में जाते हो तो इस जगह पर ही 1 होता है मान। अब आप सीधे में जब जाओगे यहाँ से, ये तो उल्टा है, सीधे में ऐसे जाओगे तो यहाँ π/2 पे मिल जाएगा, और जब उल्टे में जाओगे तो यहाँ -3π/2 आएगा। तो दो जगह पर, यानी x + y का मान ये आया। अब इसको हमने वापस समीकरण 1 में, यानी जो क्वेश्चन था उसमें रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये रहा, ठीक है, क्योंकि x + y की जगह आप रख सकते हो वो चीज़। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो दोनों वैल्यू हैं समीकरण ए में रख दिए, ये था। तो एक बार हमने π/2 रखा, cos π/2 0, और एक बार माइनस वाला रखा, तो माइनस में तो माइनस आगे आ जाता है cos में, और cos 3π/2 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 ही हो गया, यानी y दोनों जगह 0 आ रहा है, समझ गए। तो यानी अब y 0 आ रहा है तो y को वापस यहाँ रख के x निकाल लेंगे फिर इस वाले में। तो हमने क्या किया, ये था, y के जगह 0 रखोगे तो x की दोनों वैल्यू आ जाएंगी π/2 और -3π/2। अब देखो y की ये दो वैल्यू हैं, x की दो वैल्यू हैं और y की एक ही वैल्यू है। पॉइंट क्या आ जाएंगे, x, y करके लिखते हैं ना, π/2 और 0 एक ही आ जाएगा, एक -3π/2 और 0 ये आ जाएगा, दो आ गए। और m आपको पता ही है कितना है, ये -1/2 है, क्योंकि दोनों समांतर है, दोनों बराबर हैं तो किसी का भी लगा लो, ठीक है। अब निकालो आसानी से, ये x0 y0 मिल गया आपको, इधर निकाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ रखी dy/dx की वैल्यू, यहाँ वो वैल्यू रखी, और थोड़ा बहुत सॉल्व किया, 2 यहाँ भेजा इस तरह से, तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें 2 को और मल्टीप्लाई करके भी और अच्छा बना सकते हो। फिर दूसरा भी हमने सेम, क्योंकि दो आपके पास पॉइंट हैं तो दो आपकी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, दो टेंजेंट बनेंगी। दूसरा ये रहा, ये इक्वेशन में हमने यहाँ वैल्यू रखी x y की वैल्यू, ये सब कुछ करने के बाद ऐसा है, ये दो आपके आंसर है। समझ में आया, मेथड वही थी, बस करते समय थोड़ा सा अलग है। कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर, ये माइनस वाला समझ में आना टफ है कईयों के लिए,
क्योंकि वो -2 पाई तक भी जाना है। ऐसा नहीं कि आप सीधे 0 से पाई तक गए, फिर आपको 0 से माइनस में भी जाना पड़ेगा उल्टा, और दोनों जगह देखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे एक्स प्लस साइन की वैल्यू 1 होती है, तभी साइन हटेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इस समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45वां। 45वां तो करा चुका हूँ मेरे ख्याल से। हाँ, ये कौन सा था? 46वां था ना। ठीक है, हो गए यहाँ पे सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से। कहाँ से किए हमने? हाँ ठीक है, 46 तक हो गए हैं बिल्कुल। अब बता दिया है कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जहाँ इंपॉर्टेंट कहता हूँ ना वहाँ स्टार लगा दिया करो। ये अब देखना, कोई बच्चे दिखेंगे ना किताब से तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी उनको। अगर आ जाए ना आपको समझ में तो मुझे बताना, बहुत कम को आएगी। इसलिए मैंने सीधे बताया कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक बार π/2 पे 0 हो रही है, एक बार -3π/2 पर। अब इस किताब में जब देखोगे तो आधी चीज़ें तो आपको समझ में ही नहीं आएंगी, उदाहरण वाली। इसीलिए टीचर्स होते हैं, तभी हमें पढ़ाना पड़ रहा है आपको। नहीं तो अगर ये चीज़ खुद ही समझ में आ जाती तो खुद भी आप लोग कर सकते थे ना। तो हर जगह पे समझ में नहीं आएगा, और जहाँ पे आपको किताब में समझ में नहीं आता ना वहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये मैं बता देता हूँ। और इसमें बहुत मेहनत लग रही है आप लोगों के चैप्टरों में, तो वीडियो देखो। बिना वीडियो के मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, जो देख रहे हैं वो सुन रहे होंगे अभी, तो उनको फ़ायदा होगा इसका वीडियो का, ऐसा मत सोचना। और जो भी क्वेश्चन अभी तक ना देखो, पहली बुक कंप्लीट होने वाली है, तो ढूंढने लग जाओ फर्स्ट से। जो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए पूरी बुक में, वो सारे क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर मुझे पेज नंबर, ये एग्जाम्पल इतना वाला इस चैप्टर का करके पूरी लिस्ट बना के एक पन्ने में लिखो कि क्वेश्चन नंबर इतना इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर उदाहरण इतना इस चैप्टर का, लिस्ट बनाकर मुझे भेज देना उसकी फ़ोटो, और मैं वो सारे क्वेश्चनों के लिए एक अलग से वीडियो फिर बना दूंगा। समझ रहे हो ना, जो समझ में नहीं आए हो अभी तक, कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भेज देना। वो मैं कभी कभी संडे संडे को वीडियो जिसकी अलग से देते रहूँगा, ताकि पूरा आपका क्लियर रहे, कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।